हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा इस सीरीज का आखिरी शिफ्ट होगा, शिफ्ट नंबर 9, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था एक दिन में और 3 दिन में हुआ था, तो 3 गुना 3 यानी कि 9 सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका आखिरी सेट होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और इस शिफ्ट को हम लोग खत्म करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, उसी अंदाज में जैसे हम लोग करते हुए आए हैं पूरा का पूरा 8 शिफ्ट इसके पहले वाला। ठीक है, चलते हैं हम लोग इंग्लिश के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सवाल जो है वो शुरू होता है। तो पहला सवाल क्या बोलते हैं भाई कि द कंसर्ट वाज फिल्ड विथ रैप्ट टीनेज लिसनर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? रैप्ट का मतलब होता है मगन होना। ठीक है, मग्न होना किसी चीज में। द कंसर्ट वाज, कंसर्ट किसको बोलते हैं? जो संगीत समारोह वगैरह होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब क्या होता है? क्या इसको बोल सकते हैं? संगीत समारोह, इसको हम लोग कह सकते हैं। जो संगीत समारोह था वो फिल्ड हुआ था विथ रैप्ड टीनेज लिसनर्स। जो टीनेज लिसनर था, जो टीनेज लिसनर थे, सुनने वाले श्रोता थे, ऑडियंस थे। रैप्ड का मतलब मगन होना, बहुत मगन हो चुके थे। तो क्या बोलेंगे उसको? बिल्कुल फुली अटेंटिव हो जाना। फैशनेबल, ड्रेस्ड, एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे फुली अटेंटिव की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग 4 की बात करेंगे। ठीक है, आते हैं नंबर 2 नंबर सवाल पे। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड आपका है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे? एसेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, आगे बढ़ना। स्केप मतलब होता है बच निकलना। स्केप मतलब क्या होता है? बच निकलना। ठीक है, और एसेंट का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। आप इसको लिख लो अगर आपने इस वर्ड का मतलब नहीं मालूम है आपको तो। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को पार करना, उसको हम बोलेंगे ट्रैवर्स, क्रॉस करना। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे होता है डेमोन्स्ट्रेट, एक होता है रेमोन्स्ट्रेट। दोनों वर्ड पे कंफ्यूज नहीं होना है। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, टू अपोज को हम क्या बोलेंगे? रेमोन्स्ट्रेट करना। तो इस रेमोन्स्ट्रेट और डेमोन्स्ट्रेट में कंफ्यूजन मत रखना। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। इट वॉज ए क्वाइट आफ्टरनून, क्वाइट नहीं बल्कि क्विट की बात करेंगे। ये शांत आफ्टरनून था, सो डैन ने डिसाइड किया कि हमें क्या करें, एक झपकी लेंगे। सोना चाहता है वो। ठीक है, थोड़ी देर की झपकी वो लेना चाहता है, तो क्या बोलेगा वो? क्योंकि इट वॉज ए क्विट आफ्टरनून। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। दिस इज नॉट फिल द ब्लैंक्स एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव, दिस इज नॉट, यहाँ मेनी है, एन ए, यहाँ पे ई अगर वर्ड से शुरुआत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक वॉवेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। 5 पे आते हैं। ही सेड, सॉरी, शी सेड शी लिंक्ड माई हेयर बट इट टर्न आउट टू बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ये जो वर्ड होता है इडियम, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वास्तविक में ये तुम्हारी एक इंसल्ट होती है। ये प्रशंसा नहीं, बायां हाथ से प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब ये होता है कि आप किसी की प्रशंसा नहीं बल्कि आप उसकी वास्तविक में इंसल्ट कर रहे हो। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे आते हैं। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है रिडेम्पशन। एक वर्ड हमारे पास है मेरे भाई, रिडेम्पशन, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ। आपने पढ़ा भी होगा, छुटकारा पाना, जिसको बोलते हैं इडियम के रूप में गेट रीड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की मुक्ति पाना। ठीक है, तो यहाँ पे मुक्ति छुटकारा दोनों सेम ही। अगर आपसे पूछता कि सिनोनिम क्या होगा तो हम फर्स्ट को टिक लगाते, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि एंटोनिम क्या होगा। तो ब्लास्फेमी का मतलब होता है धर्मोनिंदक, जो किसी धर्म की बुराई करे, निंदा करे, या फिर ईश्वर निंदा आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, ईश्वर निंदा करना। कोरुगेशन, एक यहाँ पे एक वर्ड है कोरुगेशन। कोरुगेशन क्या होता है मुझे ध्यान में नहीं है, और कंजक्शन तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल्वेशन मुक्ति और ईश्वर निंदा, तो कहीं ना कहीं रिडेम्पशन एक छुटकारा की बात कर रहा है, गेट रीड ऑफ। एक तरफ तुम ईश्वर की निंदा कर रहे हो, तो ये एंटोनिम कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता, बट सबका मतलब पता होना चाहिए आपको। हमने इसका आंसर जो है बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। हैव दे बीन वर्क इन दैट पर्टिकुलर सोप फॉर सेवरल ईयर्स।
ठीक है, हैव दे बिन वर्किंग होना चाहिए, हैव दे बिन वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव दे बिन वर्किंग इन दैट फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हैज या हैव बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ताकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बातें हो रखी है, तो वर्क की जगह मुझे वर्किंग यूज करना पड़ेगा, तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, ही हैड राउंड फेस मेड जोवियल बाय ब्राइट ऑलमोस्ट बॉयज आईज एंड आईब्रोज रिडिकुलसली स्मॉल फॉर ए मैन हिज साइज। तो यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो रेडिकुलस जो यहाँ पे वर्ड है मजाकिया तौर पे, तो रेडिकुलसली अगर आप चेक करोगे तो रेडिकुलस जो होता है वो LOUS होता है, ना कि LUS। ठीक है, आगे बढ़े। unless you will not prepare, unless you do will not prepare well, you will not perform well। आपको पढ़ा ही होगा अपने पहले से कि unless हो, until हो, ये सारे वर्ड जो होते हैं एक नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो नेगेटिव वर्ड के साथ दोबारा हमको यहाँ पे विल नॉट यूज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ प्रिपेयर यूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट परफॉर्म वेल, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट परफॉर्म वेल। तो यहाँ से आपको नेगेटिव जो सेंटेंस है नेगेटिव वर्ड्स को हटाना पड़ेगा, चाहे आप हार्डली की बात करो, स्कार्सली की बात करो, सारे वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो इसके बाद जो है वो नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। ठीक है, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई चीज जो आपके लिए अनप्लेजेंट है, जो आप उसको नहीं चाहते फिर भी आपको वो काम करना पड़े, तो क्या बोलेंगे उसको, बाइट द बुलेट, यानी कि समथिंग टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, उसको हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। डिसाइड टू डू व्हाट इज गुड, बिल्कुल नहीं। डिसाइड टू डू द इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सके, विच यू आर अवॉइडिंग, किस चीज को आप टाल रहे हो, कि भैया देखो ये मेरे लिए अनप्लेजेंट है, इसको हम नहीं करना चाहते, लेकिन वो चीज टाला नहीं जा सकता, इसलिए आपको वो काम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपके लिए, बाइट द बुलेट, यानी टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, जो आपके लिए इच्छा नहीं है, जो आपके मन का नहीं है, फिर भी आपको वो काम करना पड़ेगा। एंटोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ होना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वैवरिंग, लहराता हुआ, मतलब आगे पीछे करता हुआ, उसको हम कह सकते हैं वैवरिंग, यानी उसको उल्टा उल्टा हो जाएगा। सीरियस का मतलब गंभीर। स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ होना, अगर आपसे पूछा सिनोनिम क्या होगा तो हम बोलते हैं कि स्टीड फास्ट होगा। और ब्रेव का मतलब तो बहादुर ही होता है। रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे एन नहीं बल्कि द यूज करना पड़ेगा, कि रोजर जो है पहुंच गया यूके में विथ हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यहाँ पे एन मायने में सही नहीं है। वाई इज एवरी वन सो ड्रेस्ड अप, व्हाट्स द ओकेजन, ओहो, ओकेजन हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ओकेजन मतलब अवसर, कौन सा अवसर है, क्या ये शादी का अवसर है। टू रेस्ट्रेन और कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स, किसी काम को अगर आप किसी फोर्स से करवाना चाहते हैं, कंपेल करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं कोर्स, शोषण करना, अत्याचार करना। कन्वॉय का मतलब होता है लोगों का दल, इसको बोलते हैं भी, भाई बोल सकते हो, लोगों का दल, कन्वॉय बिल्कुल चालकों का दल। कंसेंसस बोलते हैं जनगणना को, और कैजुअलिटी बोलते हैं कि कितनी क्षति हुई है, कैजुअलिटी कितनी दुर्घटना हुई है, क्षति को बोलते हैं कैजुअलिटी। 15 पे आते हैं भैया, हेल्थ इंश्योरेंस आर इम्पॉर्टेंट, अगर चूंकि यहाँ पे इंश्योरेंसेस होता तब आर लगाते, लेकिन सिर्फ ये सिंगुलर है तो आर नहीं बल्कि मुझे यूज करना पड़ेगा इज इम्पॉर्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्या इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। स्पिल द बीन्स मतलब रहस्य को उजागर कर देना, इसी के लिए एक और वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, लेट द कैट बी आउट ऑफ द बैग, जिसका मतलब होता है रहस्य को उजागर कर देना, यानी कि टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। पीपुल से डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, पीपुल जो है कहते हैं डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, उसी को हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्स थिंग्स बोलते हैं अलग अलग तरीके से, उसी को हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इस ऑनलाइन पार्ट को इम्प्रूव करेगा। तो ये सेंटेंस आपको इम्प्रूव किया गया। एंटोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, अपार्ट का मतलब अलग अलग, ये भी एक साथ है। फ्राइट का मतलब होता है डर या भय को बोलते हैं फ्राइट। इनगल्फ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनगल्फ, इनगल्फ का मतलब होता है भैया निगल जाना, निगल जाना को हम बोलेंगे इनगल्फ। आगे बढ़े, एंटोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास है मैग्निफिसेंट, शानदार, मैग्निफिसेंट शानदार। इंप्रेसिव जो अपना छाप छोड़ सके, इंप्रेसिव होता है। पीसफुल शांत, क्विट शांत। लेकिन मॉडेस्ट का मतलब होता है नम्र व्यवहार करने वाला, तो यहाँ पे इसका उल्टा कैसे हो चुका, ये इसका उल्टा कैसे है, या फिर एक मॉडेस्ट का एक और मतलब होता है मामूली,
कहीं ये उस वर्ड को तो रिलेट नहीं कर रहा है जो कि मैग्निफिसेंट बिल्कुल शानदार है, तो उसका उल्टा बोल सकते हैं कि अरे यार मामूली चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वर्ड को देखने को लिया गया है। आई हैव ऑल द टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी टू क्रैक एनी इंटरव्यू, इट विल बी फिल इन द ब्लैंक्स। हमने आई हैव ऑल द टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल है जो जरूरी है इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। इट विल बी हमारे लिए क्या होगा, एक पीस ऑफ केक होगा, हमारे लिए आसान काम होगा। हमारे पास इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए टेक्निकल भी डिग्री है, टेक्निकल स्किल भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, तो इसलिए हमारे लिए क्या होगा भैया, ये पीस ऑफ केक होगा, आसान कार्य होगा। बाकी हम ऑप्शन की बात करें, ए स्टॉर्म इन अ टी कप, एक छोटे से टी कप में स्टॉर्म मतलब पूरा तूफान आना, मतलब क्या बात होता है, इसका मतलब है क्या होता है कि छोटी सी बात को लेके बड़ा हंगामा करना, उसी को बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है भैया। अ चीप ऑन माई शोल्डर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए चीप ऑन माई शोल्डर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि किसी के प्रति अगर आपका एंग्री एटीट्यूड है उसको हम बोलते हैं कि ए चीप ऑन माई शोल्डर, यानी कि टू हैव एन एंग्री एटीट्यूड। ठीक है, टू हैव एन एंग्री एटीट्यूड, ठीक है, टुवर्ड्स समवन, उसी को हम बोलेंगे टू चीप ऑन माई शोल्डर। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब मुश्किल काम करना, एक डिफिकल्ट काम को पूरा करना, ए हार्ड नट टू क्रैक। ही सीम्स टू बी अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड का मतलब वो फेंस पे बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया, बीच में है बॉर्डर, उसको फेंस बोल सकते हैं। तो अगर कोई इंसान अगर बीच में बैठा हुआ है तो कैसे पता लगाएंगे भैया तुम इंडिया के हो कि पाकिस्तान के हो, यानी कि उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है, वो क्या है, अनडिसाइडेड है। इसीलिए इस तरह से आप इस चीज को याद करेंगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये होता है कि आप के कोई चीज अनडिसाइडेड है उसको बोलते हैं भैया सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है अनिर्णित, समझ गए बात। तो आगे बढ़े। आई हैव अ डॉग एंड ए काउ, ए डॉग इज ब्लैक। अब चूंकि यहाँ पे एक काउ और एक डॉग को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे द काउ यूज करना पड़ेगा। द काउ इज ब्लैक एंड द कैट इज ब्लैक एंड व्हाइट। इम्प्रूव्ड रेल ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस, एसेंशियल बहुत ही महत्वपूर्ण होना आपके लिए क्या, क्रुशियल है। ट्रिवियल तो बहुत पुराना है, तुच्छ है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। ठीक है। रिकमेंडेड का मतलब होता है कोई चीज आपके लिए सिफारिश किया गया, उसको बोलते हैं भैया वो रिकमेंडेड है आपके लिए। टेक्निकल तो आपको मालूम ही है। तो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही आसान था ये वाला सवाल। एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा इस वर्ड के लिए, वर्ड हमारे पास है डेजोलेट। डेजोलेट का मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका मतलब होता है उदास, ऐसा कुछ। एक और वर्ड होता है जहाँ पे बिल्कुल जन नहीं है, निर्जन है, उसको बोलते हैं डेजोलेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्य होना। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, सौभाग्य होना। स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब होता है बहुत ही लेजी, लेजी बोल रहा हूँ, स्टर्डी मतलब बहुत ही धीमे धीमे काम करना, वो चीज हम बोल सकते हैं स्टर्डी के रूप में। समझ रहे हो बात। या फिर एक और वर्ड होता है स्टर्डी का जिसको हम बोल सकते हैं तगड़ा। ठीक है। और एक वर्ड होता है डिप्रेसिव। डिप्रेसिव का मतलब कोई चीज मन में अवसाद या दुख या पीड़ा ये सब चीजें होती है उसको हम लोग डिप्रेसिव कहते हैं। डिप्रेस्ड इसीलिए आपने वर्ड ही सुना भी होगा, डिप्रेस से बन गया डिप्रेस्ड। तो वो कहीं ना कहीं अवसाद पीड़ा दुख जब दिमाग को हिला के रख देता है उसी को बोलते हैं डिप्रेशन में हूं मैं। ठीक है, अवसाद पीड़ा से मैं संबंधित हूँ या फिर अवसाद पीड़ा से मैं पीड़ित हूँ। होपफुल जो आशा से, जो आशावादी है उसको बोलते हैं होपफुल। ठीक है। तो यहाँ पे निर्जन है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया। अच्छा सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे अवसाद दुख पीड़ा की बात करे, कोई इंसान अकेला तब बैठता है जब वो अवसाद दुख पीड़ा में होता है। आगे बढ़ते हैं, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन तो क्या होता है, आज का यूट्यूब वगैरह पे इंस्टा वगैरह पे कोलैब चल रहा है, आपने देखा भी होगा। तो उस कोलैब का मतलब होता है साथ काम करना। कम्युनिकेशन का मतलब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। स्पेलिंग एरर कहाँ पे है आपको चेक करना है, आप जरा देखो ऑब्नोक्शियस जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एबनॉक्शियस नहीं बल्कि ऑब्नोक्शियस होता है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में वही लिखा हुआ है ऑब्नोक्शियस। ऑब्नोक्शियस का मतलब होता है कोई चीज अगर अप्रिय है आपके लिए, वो चीज बहुत खराब है, तो वो चीज क्या ऑब्नोक्शियस है। ठीक है। इम्पैशेंट का मतलब होता है अधीर हो जाना। ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लेना, इम्पैशेंट।
इसको बोलते हैं अधीर हो जाना, इसेंशियली यानी कि महत्वपूर्ण तरीके से। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है एडहेयर। एडहेयर का मतलब किसी से चिपक जाना, एडहेयर टू। ठीक है। एक वर्ड हमारे पास है ऑब्जर्व, दूसरा है क्लिंग, फ्लाउट, कंप्लाई। कंप्लाई टू यानी कि नियम का पालन करना, आपने पढ़ा भी होगा। सॉरी, कंप्लाई विथ होता है, कंप्लाई मतलब नियम का पालन करना। तो ऑल मेंबर ऑफ द एसोसिएशन जो है एडहेयर टू ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ पैसेंस। यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ पैसेंस, कोड ऑफ प्रैक्टिस है, उसके साथ आप जुड़े हुए हो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आपके व्यवहार में लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्लाउट का मतलब होता है अवज्ञा करना। एक तरफ तुम कह रहे हो कि नियम का पालन करना पड़ेगा, आप उसके लिए अधेयर हो, बंधे हुए हो, और एक तरफ तुम कह रहे हो कि नहीं भैया हम तो फ्लाउट करेंगे, हम तो इस काम को अवज्ञा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो हम तो अवज्ञा काम करेंगे, हम तो इसका काम का नियम का पालन नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 रिक्वायर्ड आंसर होगा। एंटोनिम क्या होगा? सी हैज अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। पेंचेंट का मतलब होता है किस चीज के प्रति रुचि रखना, उसको बोलते हैं पेंचेंट। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हैट्रेड यानी कि नफरत या घृणा रखना। एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा जो सब्स्टिट्यूट कर पाए इस अंडरलाइन सेगमेंट को? टू रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, द टीम लीडर जो है ट्राइड टू रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इन द सिचुएशन इवन दो दे वेयर फेसिंग टफ कंपटीशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। जो टीम लीडर था उसने ट्राई किया कि हम पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें उस परिस्थिति के अंदर भी, जब उसके पास वो फेस कर रहा था टफ कंपटीशन, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स था, फिर भी वो चाहता था कि भैया हम जो है पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहें। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन। टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन का मतलब ये होता है कि प्रिटेंडिंग दैट दे आर हैप्पी, ठीक है, सेटिस्फाइड, बट दे आर नॉट। क्या मतलब हुआ कि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं भैया कि हम बहुत हैप्पी हैं, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। फिर भी वो सबके सामने क्या कर रहे हैं? टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, क्योंकि उनके पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है। तो वो दिखावा कर रहे हैं भैया हम बहुत हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड है। टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ जाए। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास सुपर्ब का मतलब बहुत शानदार है, इनफीरियर का मतलब बहुत ही घटिया है, ठीक है। इनकॉरिजिबल जिसको आप करेक्ट नहीं कर पाए, सुधारा नहीं जा सके, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इनफैलिएबल जो कभी गलती ना करे। स्प्लेंडेड का मतलब बहुत ही शानदार। अगर आपसे पूछा सिनोनिम क्या होगा तो सुपर्ब का हो जाएगा स्प्लेंडेड। लेकिन खराब का क्या हो जाएगा? इन्फीरियर, नहीं घटिया किस्म की चीज को बोलते हैं इन्फीरियर, नहीं कि उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फीरियर। ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फिट। एक वर्ड है कैरी ऑफ वंस फिट, वर्ड नहीं, आप इसको इडियम बोलो, कैरी ऑफ वंस फिट। कैरी ऑफ वंस फिट इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को ओवरवेल्म करना, खुशी से पागल कर देना, ठीक है, इमोशनल तरीके से, उसको हम बोलते हैं कैरी ऑफ वंस फिट, यानी कि ओवरवेल्म, ओवरवेल्म समवन, है ना, इमोशनल। ऐसा लिख लो यहाँ पे, इमोशनल तरीके से किसी को ओवरवेल्म करना, बहुत ही प्रसन्नचित कर देना, खुश कर देना, उसी को बोलते हैं कैरी ऑफ वन स्पिरिट। यानी कि वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, वो उत्साह से, खुशी से बिल्कुल पागल हो चुका था, वाइल्ड हो चुका था। आगे बढ़े। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप इसका मतलब नहीं भी जानते हैं, तब भी सेंटेंस को पढ़ के आप ऑप्शन के अनुसार सही टिक लगा देते हो। जैसे देखो यहाँ पे, ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फिट व्हेन ही वॉज डिक्लेयर्ड टू हैव वॉन द प्राइज। जब वो खुशी, जब वो प्राइज जीत चुका था और जब घोषणा हो चुकी थी, उसको जानने के बाद वो क्या करेगा? वो खुशी से पागल ही तो होगा। वो अंधकार में थोड़ी हो जाएगा, वो डिजी थोड़ी हो जाएगा, वो डिलीरियस थोड़ी हो जाएगा, नहीं वो डांस करेगा, बल्कि वो वाइल्ड हो जाएगा एक्साइटमेंट से। जब मतलब नहीं मालूम है तब भी आप इसका आंसर लगा सकते हो। कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में ऐसा भी होता है, तो इसलिए पढ़ा कीजिए कि किस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इससे आपको ही फायदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल क्या बोलता है? इट टुक 7 years फॉर हरीश टू फिल इन द ब्लैंक्स हिज माइग्रेन। वो अपने माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए उसको 7 साल लगे। ठीक है, तो सेक ऑफ का मतलब ही होता है छुटकारा पाना। सेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। आपने एक और इडियम पढ़ा होगा, टू गेट रिड ऑफ। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग बैड, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? शेक ऑफ। शेक ऑफ जो होता है वो किसी, जो चीज खराब चीज है उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग शेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं हम लोग नीचे 33 नंबर सवाल पे। द न्यू रूटीन विल सूट यू 80।
ये 280 जो होता है आपने पढ़ा भी होगा, ये टी वाले जो सेक्शन है प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन में आप देखेंगे वहाँ पे 280 एक एडियम है जिसका मतलब ये होता है परफेक्ट होना, एग्जैक्टली राइट होना, उसी को हम बोलते हैं 280। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा 280। स्पिल द बीन्स यानी कि रहस्य को उजागर कर देना, बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है, ये इडियम पूछा गया है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी होता है टू रिवील द सीक्रेट यानी कि टू गिव अवे सीक्रेट यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, स्पिल द बीन्स। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू, वन शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन इट। इस वर्ड के लिए हमको कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम यूज करना पड़ेगा? चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि माता पिता के तरह ही, यानी कि जो मतलब जैसे ही आप जो पुरानी परंपरा चल रही थी ठीक वैसे अगर आप भी काम कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये ब्लैक शिप का मतलब ये होता है कि जैसे नहीं बोलते हैं कि भेड़िए के खाल में तुम एक बहुत ही धूर्त इंसान हो, दैट इज कॉल्ड ब्लैक शिप। क्रक्स ऑफ द मैटर, इस मैटर का जो मेन बिंदु है, पॉइंट जो मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वो क्या है? तो वो चीज हम बोल सकते हैं कि इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो बातें बीत गए उस बातों पे आपको रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, उसी के लिए यहाँ पे कह रहा है कि डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको आसान देखने को मिला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, आई लाइक ऑल गेम्स इंस्टेड ऑफ क्रिकेट, इसका मतलब होता है के बदले में, इसका मतलब होता है के बदले में। क्या आप क्रिकेट के बदले में ऑल गेम्स खेलते हो? नहीं, क्रिकेट के अलावा आपको सारे गेम पसंद है, आपने ये बोला ना, तो एक्सेप्ट क्रिकेट आपको बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट क्रिकेट आपको बोलना पड़ेगा। बहुत ही आसान, शिफ्ट से हम लोग शुरुआत नहीं बल्कि आखिरी जो है वो करने वाले हैं, मुझे लगता है मेरे हिसाब से 36-37 सवाल चल रहा है अभी तक, और इसमें मुझे लगता है कि 25-26 या फिर 30 सवाल तक ऐसे थे जो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। 5-6 सवाल ही थोड़े से अच्छे देखने को मिला है, बाकी सारे सवाल वही, हाँ, एज यूजुअल जैसे चलता था ना वैसे ही है बिल्कुल प्रीवियस ईयर। ठीक है, रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल और कॉशन इन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग, किस चीज़ के लिए बहुत अधिक आपके पास अगर यूनिक स्किल है, प्रवृत्ति है, कुशलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वो क्या है? ट्रिकी है। ठीक है, ब्लंट का मतलब होता है भोथर हो जाना, ब्लंट का मतलब बोलते हैं मेरे भाई भोथर। ठीक है, सस्टेनेबल यानी कि जिसको बरकरार रखा जा सके कोई चीज़ को। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निकाल देना, कोई चीज़ बाहर निकालना। ही कुड बी पास, ओहो, ही कुड बी पास हिज एग्जाम्स इफ ही स्टडीड हार्डर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई किया होता तो वो एग्जाम को पास कर लिया होता। तो यहाँ पे ही कुड हैव पास्ड हिज एग्जाम्स इफ ही स्टडीड हार्डर, आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट ग्रामेटिकल वो जो है स्ट्रक्चर वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ही कुड हैव पास्ड हिज एग्जाम्स इफ ही स्टडीड हार्डर, अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई किया होता तो वो पास कर चुका होता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बी पास ना होकर के हैव पास्ड आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये सेंटेंस सही हो पाएगा। ठीक है, दे हैव बिगन टू स्टडी इन सेपरेट, अच्छा जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, सेपरेट हम लोग ऐसे लिखते हैं, कहीं भी डबल वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता। स्पेलिंग एड आपको चूज करना है कहाँ पे, यहाँ पे जो वर्ड है वो गलत है, आपको चूज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे वर्ड गलत है। इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल इज ट्रैप्ड विद इन हिमसेल्फ, मैनिफेस्ट करना। ठीक है, वन हैज टू अंडरस्टैंड द रूडिमेंटेरी, ये जो वर्ड है ना रूडिमेंटरी, ये क्या है? स्पेलिंग आपका एरर है, मुझे लगता है कि यहाँ पे TARY होता है रूडिमेंटरी का मतलब, जिसका मतलब ये होता है कोई चीज़ अगर बहुत ही फंडामेंटल है, बेसिक है, मौलिक है, उसी को हम कहते हैं रूडिमेंटरी। ठीक है, मौलिक, बेसिक, फंडामेंटल को हम क्या बोलेंगे? रूडिमेंटरी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग आपका एरर था जो कि हम लोगों ने ढूंढ लिया है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का आ चुका है मेरे भाई क्लोज टेस्ट। देखते हैं क्या कहता है, आसान देखने में लगता है, पढ़ते हैं क्या बोलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड ए स्मॉल स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901, 1901 में उन्होंने क्या किया? एक स्कूल को, छोटे से स्कूल को स्थापना किया। एंड काला भवन एन आर्ट स्कूल, एक कला का जो स्कूल था, विद्यालय था, उसको भी खोला, इसका नाम दिया कला भवन। हमने पढ़ा काला भवन, ऐसा नहीं, कला भवन उसने नाम दिया था। इसको भी इन्होंने स्थापना किया था 1919 में।
which become a part of the विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1921। जो 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना, उसका वो बाद में क्या बन गया, पार्ट बन गया। तो यहाँ बेटर नहीं बोल के आपको यूज करना पड़ेगा लेटर, जो बाद में, विच लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1921। फास्टर, स्लो, इतने गंदे ऑप्शन से तुम ऑटोमेटिक तुम ऑप्शन नंबर 2 ही चूज करोगे, मुझे पता है। ठीक है, ओके। जो लोकेटेड था, लोकेटेड इन एंड fill in the blanks village some distance from the city of Calcutta, Kala Bhavan presented an alternative methodology of art training in which studio-based practice was fill in the blanks in favor of learning through observation and living as a part of nature। एक लंबा सा सेंटेंस है यहाँ पे, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं इसको। लोकेटेड इन एन, अब यहाँ पे नॉर्मल विलेज, जब मुझे यहाँ बात करना है कि सम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता शहर से थोड़ी दूरी पे है। मैं सबसे पहले मतलब देखता हूँ। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, मैजिकल का मतलब जो कल्पनाओं की दुनिया में भी जा रहा है उसको बोलते हैं, रिलायबल का मतलब जो भरोसेमंद है। तो क्या कोई विलेज रिलायबल है, भरोसेमंद है? क्या कोई विलेज मैजिकल है? बिल्कुल भी नहीं, कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हो रही है, किसी स्कूल को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कला भवन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो किसी कल्पनाओं की बात नहीं करेंगे, मैजिकल चीजें की बात नहीं करेंगे। कोई विलेज मैजिकल नहीं है जहाँ पे अपने स्थापना करा है। रिलायबल की बात नहीं होती है, रिलायबल कोई बात होती है, कोई विलेज नहीं होता। नॉर्मल का मतलब साधारण, या तो आप इंसान सोच सकता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। आइडलिक का मतलब होता है सुखद, ठीक है, सुखद बोलते हैं इसको। आइडलिक का मतलब क्या होता है, सुखद, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोलेंगे जो लोकेटेड है, आइडलिक विलेज सम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ऑफ कलकत्ता, क्लब वन प्रेजेंट करता है अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ आर्ट ट्रेनिंग को। समझ गए भाई? ठीक है। इन विच स्टूडियो जो है बेस्ट प्रैक्टिस वाज, वहाँ पे क्या कर रहे थे, इन फेवर ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिविंग एज ए पार्ट ऑफ नेचर। कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई, कि इन विच स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस जो है वाज रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, इन्वेस्टिगेटेड, एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है इच्छा रखना, किसी चीज को चाहना। इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल, तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। एक्सेप्टेड, स्वीकार करना। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार कर देना। तो यहाँ देखो कला भवन जो है प्रेजेंटेड एन अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ आर्ट ट्रेनिंग, जो आर्ट ट्रेनिंग का जो अल्टरनेटिव था मेथोडोलॉजी, उसको उसने प्रेजेंट किया, इन विच, जिसमें स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस वाज रिजेक्टेड, जहां पे स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को अस्वीकार किया गया, क्योंकि इसने एक अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी को उसने शुरू किया था, जिसकी वजह से उसने जो स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस होती थी पहले जमाने में, उसको उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट किया। ठीक है, ताकि वो फेवर कर पाए लर्निंग करने को, किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, लिविंग एज ए पार्ट ऑफ नेचर के माध्यम से। इसीलिए उसने स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, नंबर 43। इसमें कंफ्यूजन होना ही होना था। ठीक है। The natural surrounding which the fill in the blanks of bare red earth dotted with trees, the colors of the क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ फिर से पढ़ता हूँ। The natural surroundings with the fill in the blanks of bare red earth dotted with trees, the colors of the changing seasons, the animals and birds fill in the blanks, inspiration to students। ठीक है, तो जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, विथ द विस्टास, मूर्ख, हैज और ब्लैंड। हैज का मतलब होता है धुंधला होना, ठीक है, धुंधला होना, अंधकार होना। मूर्ख का मतलब भी अंधकार होता है। विस्टाज का मतलब होता है दृश्य, विस्टाज का मतलब होता है भैया दृश्य। और बैंड का मतलब तो बैंड होता है, बताइए आपको, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ पे द नेचुरल जो सराउंडिंग था, विथ द विस्टाज ऑफ बेयर रेड अर्थ डॉटेड विथ ट्रीज, उस जगह पे बहुत ही, हर जगह मतलब हाँ, ट्रीज भरपूर मात्रा में थे, वो चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा दृश्य था। द कलर्स ऑफ चेंजिंग सीजन, आप देख पा रहे थे कि जो सीजन बदल रहा है, तो कोई पेड़ से पौधे आ रहे हैं, हरा भरा हो रहा है, कभी पौधे मुरझा रहे हैं, ठीक है, बसंत ऋतु में। तो वो चीज यहाँ पे कह रहा है कि द कलर्स ऑफ चेंजिंग सीजन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो इंस्पिरेशन था स्टूडेंट्स के लिए। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, जो क्या किया, ग्रूम किया, रिफ्यूज किया, प्रोवाइड किया इंस्पिरेशन, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इस क्लोज टेस्ट में मेरे हिसाब से सिर्फ जो 43 नंबर सवाल थे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बाकी सब आपको चारों सवाल जो था बिल्कुल आसान था।
कोई इसमें दिक्कत भी नहीं आई होगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं शिफ्ट को। उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा ये वाला आपको पैसेज। ये पैसेज क्या कह रहा है पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माउंटेन्स ऑक्युपाई करता है अबाउट ए क्वार्टर ऑफ अर्थ लैंड। जितने सारे हमारे अर्थ पे लैंड है उन सबका क्वार्टर यानी कि 25% ऑक्युपाई करता है, घेरता है। हार्बर मोस्ट ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड सप्लाई फ्रेश वाटर टू एन एस्टिमेटेड हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, जो फ्रेश वाटर देता है हाफ ऑफ मानवीयता को, वो चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, ओके। प्रेजेंट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, प्रेजेंट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। ठीक है, माउंटेन्स इंक्लूड अ मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम्स होल्डिंग मेनी यूनिक स्पीसीज सच एज स्नो लियोपार्ड्स एंड माउंटेन गोरिल्लास। ठीक है, वो चीज यहाँ पे कह रहा है कि दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन एवरी कंटिनेंट। माउंटेन्स इंक्लूड करता है क्या, मैग्नी मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम, जो होल्ड करता है बहुत सारी यूनिक स्पीसीज को, जैसे स्नो लियोपार्ड्स हो गए, माउंटेन गोरिल्लास हो गए। इन सब मिलते हैं कहाँ पे, ये मिलते हैं हमारे माउंटेन्स पे, वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। दे आर ऑल्सो होम टू ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी, बिल्कुल, अमॉन्ग पीपल अडेप्टेड टू द चैलेंजेस ऑफ माउंटेन लाइफ। जो पहाड़ी जीवन है वहाँ पे लोग अलग अलग कल्चर को, अलग अलग डाइवर्सिटी को लेके आते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके आते हैं, फिर वहाँ पे होम टाउन भी है। देयर स्पेशल ट्रेडिशंस एंड ब्रेथ टेकिंग सीनरी अट्रैक्ट करता है एवर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ टूरिस्ट। जो वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पर्यटक लोग जाते हैं, वो जो ब्रेथ टेकिंग सीनरी है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। ठीक है, माउंटेन रीजन्स जो होते हैं पर्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं टू डिग्रेडेशन फ्रॉम बोथ ह्यूमन प्रेशर्स एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। स्टीप स्लोप, जो बहुत ही गहरा स्लोप होता है, ठीक है, जो स्लोप होता है बहुत ही गहरा होता है। मीन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग सेटलमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन कॉज सीरियस सॉइल इरोजन। अगर ये सारे काम करेंगे, ठीक है, जैसे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी कटाव हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, साथ ही साथ लॉस ऑफ हैबिटेट भी हो जाएगा। अगर आप पेड़ पौधे काटेंगे, वृक्ष वगैरह काटेंगे, तो फिर लोग वहां से हटेंगे और फिर वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हैबिटेट हो जाएगा। इरोजन एंड पॉल्यूशन हार्म करेगा द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम। इरोजन एंड पोल्यूशन जो होता है वो हार्म करेगा द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम। मिट्टी कटाव जो प्रदूषण है वो हार्म करेगा हमारे वाटर जो बह रही है डाउन स्ट्रीम में, उसको वो हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। क्लाइमेट चेंज थ्रेटन करेगा, धमकी देगा, मतलब खतरा पहुंचाएगा, आप ये कह सकते हैं। थ्रेटन इस सेंटेंस में क्या आएगा, थ्रेटन्स का मतलब आएगा खतरा पहुंचाना। क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स करेगा क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाईज टू फार्म सिटीज इंडस्ट्री एंड पावर स्टेशन। ठीक है, जो फास्ट राइज हो रहा है टेम्परेचर में, वो फोर्स कर रहे हैं माउंटेन स्पीसीज को, इकोसिस्टम को, पीपुल, वहाँ रहने वाले लोग को जो डिपेंड है उनके ऊपर, ताकि वो अडेप्ट कर ले इस चीज़ को। टेम्परेचर जो बढ़ता है वो टेम्परेचर उसको अडेप्ट कर ले या फिर माइग्रेट कर जाए, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तब से पूछ रहा है कि एंटोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नताएं होती है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक समता, एक समान काम करना, यूनिफॉर्मिटी। डिलेमा बोलते हैं मेरे भाई दुविधा को। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, हेरिटेज का मतलब होता है भैया विरासत, और डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, दैट इज कॉल्ड डिलेमा। ठीक है, एंटोनिम फॉर द वर्ड माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से किसी और जगह पे जाना को बोलते हैं माइग्रेट। तो अगर आप अपनी जगह स्टे करोगे, ठहर जाओगे, तो क्या बोलेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। 33 पे आता है, 33 बोल रहा हूँ, 48। विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ पैसेज। इस पैसेज के बारे में कह रहा है कि जैसे ये पूरा माउंटेन के बारे में कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट वगैरह को ना काटो, ट्रीज वगैरह नहीं काटो वरना डिग्रेडेशन हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, वाटर सप्लाई सही तरीके से फार्म सिटीज इंडस्ट्री को नहीं मिल पाएंगे, पावर स्टेशन को, फिर वहां से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर लोग को अडेप्ट करना पड़ेगा या फिर माइग्रेट करना पड़ेगा। तो सारी बातें ये मानवीय क्वालिटीज के बारे में बताई गई है कि ये चीज अगर मानवीयता की दृष्टि से दिखाया गया है, यहाँ पे कहीं किस चीज के बारे में प्रशंसा नहीं किया गया है, तो लॉरेटरी हम लोग नहीं कहेंगे, प्रशंसनीय तो है नहीं, इमोशनल कोई कहानी तो है नहीं है ये। और ये बायस्ड का मतलब क्या, ये पक्षपाती है क्या, किसी एक चीज की तरफ झुकाव हुआ है, इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई चीज को फेवर नहीं करता है, बल्कि ये बिल्कुल ये ह्यूमनिस्टिक तरीके से पैसेज का ये सेंट्रल थीम है, बोल सकते हो इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, ये मानवीयता को दिखाता है। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज को। ठीक है,
ये बिल्कुल जब भी आप देखना ह्यूमनिस्टिक होता है तो वो उसके बाद वाला सवाल यही होता है, तो आप मार देना कॉज इफेक्ट। क्योंकि मानवीयता तभी दिखाते हैं इंसान जब ऐसा होगा तो वैसा होगा। समझ रहे हो? अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो लोगों के जीवन में खराबी आएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे ह्यूमनिस्टिक होता है उसके 90% केस में उसका जो स्ट्रक्चर होता है पैसेज का वो कहीं ना कहीं कॉज इफेक्ट का ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को पहले भी, इसके पहले भी बहुत सारे पैसेज में आए होंगे, तब हमने आपको इस बात को बताया भी होगा। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है काल क्रमानुसार, टाइम से संबंधित कुछ भी नहीं है इस सवाल में, इस पैसेज में। डेफिनेशन, क्या हमने कोई परिभाषा दिया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमने किसी चीज़ को कंपेयर किया है, विरोधाभास किया है, कंट्रास्ट किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्या देखा है, कॉज एंड इफेक्ट के अगर ऐसा कारण हुआ तो इसके बदले मुझे ये परिणाम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो वो चीज़ यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज? इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? ये पूरा का पूरा आपने देखा होगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक माउंटेन ऑक्यूपाई करता है, क्वार्टर ऑफ अर्थ लैंड। माउंटेन पे बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का स्टिक स्टिक बोल रहा हूँ, जो स्टीप स्लोप है ना? फिर ये भी कहा गया कि अगर पेड़ पौधों को काट दूंगा तो फिर वहाँ का क्या हो जाए, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ के जो वाटर सप्लाई है फार्म वगैरह में, सिटीज़ में, इंडस्ट्री में, सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोग स्पीसीज क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और फिर माइग्रेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शुरू से लेकर लास्ट तक माउंटेन 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 के बारे में ही कहा गया है। तो ये पूरा का पूरा माउंटेन के इकोसिस्टम को समझा रहा है, इसलिए हम क्या बोल पाएंगे, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो माउंटेन इकोसिस्टम के बारे में ही है। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, और बायोडिग्रेडेशन अगर ये होता तो इसके बारे में बहुत बार बातें की गई होगी। मुझे लगता है कि इसके बारे में सिर्फ एक बार बातें हुई है, वो यहाँ पे डिग्रेडेशन फ्रॉम बोथ ह्यूमन प्रेशर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये पूरा का पूरा सेंट्रल थीम, सिर्फ इसको हम नहीं बोल सकते। क्लाइमेट चेंज भी आप देखोगे तो सिर्फ एक बार यूज हुआ है। आप देखो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो क्या करेगा, थ्रेटन करेगा, खतरा पहुंचाएगा हमारे क्वांटिटी ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाईज टू फार्म्स में। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको पूरी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। हमने अपना 100% देता हूँ हर एक पेपर में, ताकि आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, आपको इस बात को मालूम है, क्योंकि जॉब लगने के बाद कोई इंसान इतना मेहनत करना नहीं चाहता। सब लोग बस वही, हमारा लाइफ स्टाइल देखो, हमारा ऑफिस देखो, हमारा ये देखो, हमारा वो देखो, हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे, हमारा रूम कमरा क्या है, ठीक है, हमारा ब्लॉग देखो। ठीक है, झूठ-मूठ का फालतू का ड्रामा करके सब्सक्राइबर गेन करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने बस आपको कोशिश किया है कि हम अपने आप को अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँ। प्रीवियस ईयर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको दे पाएँ। तो 35 मिनट 40 मिनट की वीडियो लग जाते हैं बनाने में, बहुत टाइम लगती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं हमारा झुकाव भी है थोड़ा इस चीज़ के प्रति। तो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल होगा ये चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और अच्छा काम कर पाऊँ आपके लिए। ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ये रहा आपका आखिरी वीडियो। 9 नंबर सेट खत्म कर दिया हमने, पूरा का पूरा सीपीयू 2023 टियर 1 का सीरीज। ठीक है? तो इसके पहले हम लोग सीजीएल कर चुके हैं, सीजीएसएल कर चुके हैं, जीडी भी कर चुके हैं और ये सीपीयू भी कर चुके हैं। और भी कुछ किया है क्या? और कुछ तो उम्मीद है कि नहीं किया। तो 4 हम लोगों ने मेजर जो चीज़ें होती है वो हमने खत्म कर दिया है, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है? तो बहुत जल्द हम रीजनिंग भी शुरू करेंगे, अगर मेरे पास टाइम रहा तो। क्योंकि रीजनिंग को वो चीज़ें करनी पड़ती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हल करना पड़ेगा, तो वो लिखना थोड़ा-सा ये लगता है ना, इंग्लिश थोड़ा सही लगता है। ठीक है मेरे भाई? समझ रहे हो? थोड़ा कम लिखना पड़ता है इंग्लिश और मैथ्स में। सॉरी, मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है। खैर हम शुरू करेंगे। मैथ भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, मुझे लगता है कि सीपीयू का हम लोग मैथ खत्म कर चुके हैं, पूरा का पूरा 9 सेट, और सीजीएल भी खत्म कर चुके हैं। ये हमारा बाकी है, मुझे लगता है कि सीएचएसएल। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बाकी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो मेरे साथ, मैं आपको अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।